हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 पढ़ने वाले हैं। आज आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे गए हैं और पेन पेपर आपने रख लिया है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धारा 33 तक आपको बहुत ही डिटेल में समझनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन 1 से सेक्शन 33 तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 to 5 बहुत ही डिटेल में कवर किया है और चैप्टर 2 को भी कई सारे वीडियोस में सेक्शन 6 से सेक्शन 33 तक पढ़ा लिया है। आज हम सेक्शन 34 की तरफ बढ़ने वाले हैं। सेक्शन 34 अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 34 ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप पेन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लेके बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारी ढेर सारी बातें। सेक्शन 34 क्या सिद्धांत देता है, क्या एलेबरेट करता है, इसकी क्या व्याख्या होती है और इससे रिलेटेड सारे केसेस हम आज इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप अपना पेन पेपर जल्दी से तैयार कर लें। नहीं तैयार किया है तो वीडियो को पॉज करिए, बेयर एक्ट ओपन करिए, अपनी नोट्स की बुक निकालिए, पेन निकालिए और बैठ जाइए। और जैसा जैसा हम आपको समझाते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो सेक्शन 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य की बात करता है। आपको टाइटल से ही 3 बातें निकल के आ गई हैं, समझ पा रहे हैं आप? आपके टाइटल में बता रहा है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो ये तीनों इस टाइटल में 3 जो क्रूशियल वर्ड्स निकल के आ रहा है, आप इनको पहले तो गोला मार लीजिए। सामान्य आशय को गोला मारिए। टाइटल में जो सेक्शन 34 के टाइटल में जो ये दिख रहा है ना, ये आप इसको पहले सामान्य आशय को गोला मारिए। फिर अग्रसर करने में कई व्यक्तियों हैं तो कई व्यक्तियों को गोला मारिए। और यहाँ पे किए गए कार्य तो कार्य को गोला मारिए। 3 चीज़ें निकल के आ गई। बढ़ते हैं हम आगे। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। सेक्शन 34 में ये जो 3 लाइन की बातें कही गई हैं, इसमें आप सेकंड लाइन पे ध्यान देंगे। अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये जो लाइन है सेकंड लाइन में, अपने सबके का सामान्य आशय को अग्रसर करने में, इस शब्द को सन 1870 में संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इसे सन 1870 में संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अब इसका मतलब समझते हैं हम। वैसे तो अपराध विधि में साधारणतया एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जाता है, परंतु कभी कभी जब आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है और सारा घटनाक्रम इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो इसका निर्धारण बड़ा कठिन होता है कि उस संपूर्ण कार्य को करने में किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया। समझ पा रहे? जब भी कोई कार्य आपराधिक कार्य होता है तो हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलके कार्य होता है आपराधिक कार्य, तो यह निर्धारित करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि संपूर्ण कार्य में किस व्यक्ति ने कितना कितना योगदान दिया। अब ये तो फ्रैक्शन में बट गया ना, कैसे बांटेंगे इसको? तो आईपीसी का सेक्शन 34 इस बात को एकदम क्लियर कर देता है। कहता है अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, एक वर्ग द्वारा किया जाता है।
वहाँ उस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करने में कठिनाई होती है, तो दंड संहिता की धारा 34 ऐसी परिस्थिति में संयुक्त आपराधिक दायित्व को निर्धारित करती है। संयुक्त आपराधिक दायित्व, ये एक नया शब्द निकल के आ गया है सेक्शन 34 में। तो सेक्शन 34 सीधी भाषा में ये बताना चाह रहा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य उसी ने किया हो। और यही है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत यानी सेक्शन 34 को संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यह सिद्धांत यह बताती है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को वैयक्तिक रूप से किया है। आप चाहें तो इन बातों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलिए, या फिर इसको आप कई बार सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाने वाला है। सामान्य आशय, अब आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। 4 लोग हैं, एक अपराध को करने गए और चारों का एक ही इंटेंशन था। जैसे कि 4 लोग मिलकर के किसी घर में चोरी करने गए, लेकिन चोरी करने के लिए, ताला तोड़ने के लिए कोई एक ही व्यक्ति जाता है। बाकी के 3, कोई गेट पे खड़ा होकर के आने जाने वालों के बारे में सूचना दे रहा है, कोई रोड पे खड़ा होकर देख रहा है और अलर्ट है कि कोई आए तो बता दे। तो ये सब शामिल है उस चोरी में। सिर्फ वो जो ताला तोड़ने गया है वही नहीं। अब यहाँ से आप जोड़ पा रहे होंगे बातों को कि सामान्य आशय, 4 लोगों का आशय था, क्या था? सामान्य आशय था उनका चोरी करना। लेकिन चोरी करने कौन गया? गए तो चारों हैं, लेकिन एक ताला तोड़ रहा है, एक खिड़की से झांक करके बता रहा है कि कोई नहीं आ रहा है या आ रहा है, एक दरवाजे के बाहर और एक रोड पे खड़ा होकर के आने जाने वालों पर नज़र रख रहा है, और जो ताला तोड़ने वाला है उसको हेल्प कर रहा है ताकि कोई और आ करके उनको पकड़ ना ले। तो यहाँ पे चारों का इंटेंशन क्या था? चोरी करना। सिंपल। तो यही है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक चोरी का आपराधिक कार्य कर दिया, तो यहाँ पे उनका संयुक्त दायित्व बना। और यही सिद्धांत धारा 34 व्याख्या करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34, जिसे सामान्य आशय के सिद्धांत या अन्वयिक दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अन्वयिक दायित्व, इसमें क्या होता है? इसमें अभियुक्त स्वयं आपराधिक कार्य नहीं करता है, बल्कि आपराधिक कार्य किए जाने में केवल अपना योगदान देता है। इसके आधार पर वह दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे कि 4 व्यक्ति, इंटेंशन चारों का चोरी करना, ताला तोड़ने एक व्यक्ति गया है लेकिन बाकी 3 उसके ताला तोड़ने के लिए उसको सहयोग कर रहे हैं, तो दायित्व चारों का बराबर होगा। चारों चोरी के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। आप जोड़ पा रहे होंगे बातों को। और जब हम टाइटल पढ़ते हैं सेक्शन 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, तो हमारे टाइटल में ही 3 शब्द निकल के आते हैं, और ये 3 शब्द सामान्य आशय के आवश्यक तत्व कहे जाते हैं। कौन कौन से हो गए आवश्यक तत्व? एक तो हो गया आपराधिक कार्य जो कई व्यक्तियों ने किया है। दूसरा हो गया कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यानी पहला हो गया आपराधिक कार्य, दूसरा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, और तीसरा कार्य में लगे व्यक्तियों का सामान्य आशय है। तो ये 3 धारा 34 के महत्वपूर्ण तत्व हैं, यानी सामान्य आशय के आवश्यक तत्व हैं। सामान्य आशय सिद्धांत कहाँ लागू होगा? जहाँ ये तीनों तत्व विद्यमान होंगे। आपराधिक कार्य यानी
धारा 34 के लिए यह आवश्यक है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। इस कार्य शब्द में कार्य व लोप दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, कार्य भी और लोप भी। आपराधिक कार्य से तात्पर्य आपराधिक आचरणों की एकता है जिसके परिणाम स्वरूप वह फल उत्पन्न हुआ है, अर्थात कार्य वह शारीरिक कार्य है जिसको किया जा चुका है तथा जिसके प्रभाव, परिणाम अथवा फल को विभक्त किया जा सकता है। इस कार्य शब्द में केवल एक कार्य न होकर कार्यावली, सीरीज ऑफ एक्ट्स सम्मिलित है। और धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए यह भी आवश्यक है कि अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त दैहिक रूप से वहाँ उपस्थित रहा हो। इतनी सारी बातें जो हैं वो धारा 34 के लिए अपराध कार्य इस शब्द को परिभाषित करने के लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं सामान्य आशय के जो आवश्यक तत्वों में जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो क्या, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो कार्य। कई व्यक्तियों द्वारा यानी धारा 34 में प्रयुक्त शब्दावली कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, इससे स्पष्ट है कि यह धारा एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के संबंध में लागू नहीं होती, अर्थात वह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का सृजन करती है तो यह आवश्यक है कि अभियुक्तों की संख्या निश्चित रूप से एक से अधिक हो। दूसरी, धारा 34 केवल उसी समय लागू होगी जब कोई कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो और कोई भी अकेला व्यक्ति सामान्य आशय का गठन नहीं कर सकता। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस है बाबू मौजी बनाम राज्य 1973 CR LG 79। इस मामले में कहा गया है कि जहां अन्य सभी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया हो तो अकेले बचे अभियुक्त को धारा 34 के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब इसमें सबका इंटेंशन अगर सामान्य है तो सब बराबर के दोषी हैं। और तीसरी बात जो हमने निकाली थी टाइटल से, कार्य में लगे व्यक्तियों का सामान्य आशय हो, तो सामान्य आशय के अंतर्गत पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित है जो परिणाम की कल्पना किए बिना अपराध करने की इच्छा है। आशय का अर्थ है आवश्यक दुराशय। यहाँ पे आशय का अर्थ समझेंगे आप, आवश्यक दुराशय। और इससे संबंधित एक केस है दज्जिया मोसिया भील और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 SC 1717। इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के आशय में हाथ बटाना आवश्यक है। कुछ अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय के अग्रसर में कार्य किया जाना नहीं माना जा सकता। सामान्य आशय और उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। अब 4 लोग गए हैं चोरी करने तो चारों को यह पता होना चाहिए कि चोरी हो रही है। अब 4 में से 3 को पता है और एक को पता ही नहीं। एक को तो इसलिए लेके गए चलो बाबू ताला तोड़ रहे हैं तुम हमें देखना, उसको चोरी का इंटेंशन पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सामान्य आशय का मतलब ये कि चारों को पूर्व नियोजित सूचना हो, जो भी आपराधिक कार्य होने वाला है इसकी पूर्व सूचना सभी के पास हो और सभी उसमें सामान्य आशय से सम्मिलित हो और उस कार्य को अग्रसारित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, तब यहाँ पे होगा सामान्य आशय। दज्जिया मोसिया भील और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ये बताया गया था कि कुछ अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय के अग्रसर में कार्य किया जाना नहीं माना जाएगा। सामान्य आशय और उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। और सामान्य आशय के लिए अब यहाँ पे 2 और बातें निकल के आ गई कि पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यानी
जो भी आप योजना पे कार्य कर रहे हैं वह पूर्व नियोजित है और उसमें आपस में उन सभी के मस्तिष्क में इस बात ने यह स्वीकार्यता दी हो कि हाँ, इस आपराधिक कार्य में सम्मिलित होना है और इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। तो सामान्य आशय तो आपको समझ में आ गया होगा, और सामान्य आशय में क्या क्या सिद्धांत निकल के आ रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो एक बार हम ओवरऑल समझ लेते हैं सामान्य आशय को। धारा 34 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपराधिक कार्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। जिस कार्य को करने में सामान्य आशय किया गया है वही कार्य किया जाना चाहिए, परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वह कार्य ठीक उसी रूप में किया जाए। इस संबंध में आधारभूत बात यह है कि कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए। सामान्य आशय के आधार पर सभी व्यक्तियों को केवल उसी समय उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब वे घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कार्य करने में योगदान करें। फिर भी भले ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से वह अपराध कार्य भले ना करे। धारा 34 से जितनी बातें निकल के आई टिप्पणियों में देखेंगे अगर, तो सामान्य आशय क्या कह रहा है? हत्या करने का सामान्य आशय आचरण और ढंग से निकाला जाना चाहिए जिसमें अपराध कारित किया जाता है। और इससे संबंधित केस है संजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये इस केस में कौन सी बात निकल के आई थी? तो हत्या करने का सामान्य आशय आचरण और ढंग से निकाला जाना चाहिए जिसमें अपराध कारित किया जाता है। और सामान्य आशय जो सिद्धांत निकल के आ रहा है इसका क्षेत्र देखते हैं। इस धारा का आश्रय लेने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसारण में किया गया था। एक से अधिक व्यक्ति थे और सभी का सामान्य आशय था और सभी सामान्य आशय से कार्य का अग्रसारण कर रहे थे। इसलिए यह साबित किया जाना चाहिए कि विशिष्ट कार्य कारित करने के लिए कई व्यक्तियों की ओर से सामान्य आशय था और अपराध वास्तव में उनके द्वारा उस सामान्य आशय के अग्रसारण में कारित किया गया था। और इससे संबंधित केस सुदीप कुमार सेन उर्फ बिट्टू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो धारा 34 सामान्य आशय से जितनी भी मोटी मोटी बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। और जब बेयर एक्ट की धारा 34 को पढ़ने के बाद आप सामान्य आशय के संबंध में यह सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं इसको आप देखते हैं। यह धारा सामान्य विधि से अपवाद निर्मित करती है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है, जिसका हमने पहले ही बहुत डिटेल में कवर कर दिया कि अपराध विधि में सामान्यतः क्या होता है कि अपराध विधि में साधारणतया एक व्यक्ति तो अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट 1 क्या कह रहा है? यह धारा सामान्य विधि से अपवाद निर्मित करती है। अपवाद हुआ ना। साधारण बात यह है कि अपराध विधि में साधारणतया एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, लेकिन धारा 34 संयुक्त दायित्व की बात करती है। तो ये धारा 34 क्या हो गया? अपवाद निर्मित कर रही है। सेकंड बात कह रही है कि यह धारा वहाँ लागू होती है जहाँ 2 या अधिक अभियुक्त उपस्थित हैं और अपराध कारित करने के लिए इन अभियुक्तों का सामान्य आशय को साबित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, जाहिर सी बात है। अगर सामान्य आशय है तो एक व्यक्ति का तो सामान्य आशय होगा नहीं, एक से अधिक होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे तो सामान्य आशय होगा सभी का मिलकर। और उस सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा आपराधिक कार्य कर दिया।
पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो यह कहती है कि इस धारा का आश्रय नहीं लिया जा सकता यदि सामान्य आशय साबित किया जाता है किंतु कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया था। कार्य का होना जरूरी है। आपने टाइटल में यहाँ 3 बातें देखी। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, यानी कार्य का होना सामान्य आशय भी है और उसमें कई व्यक्तियों का होना जरूरी है। सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय होना जरूरी है और सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय से कार्य को किया जाना भी जरूरी है। चौथी बात, सामान्य आशय को समय के बिंदु में कारित करने के पूर्व विद्यमान होना चाहिए किंतु कभी कभी सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है। श्यामल घोष बनाम बंगाल राज्य। इसमें ये बताते हैं कि वैसे तो मस्तिष्क का मिलन पूर्व जरूरी है, पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए और उनकी जब पूर्व नियोजित योजना होगी तो उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होगा, तो उसके बाद वह कार्य सामान्य आशय से आगे बढ़ेगा और आपराधिक कार्य को अंजाम देते हुए सामान्य आशय सिद्धांत को फॉलो करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है। अब जैसे चोरी करने गए 4 लोग, एक ताला तोड़ रहे हैं, एक खिड़की के पास पहरा दे रहा है, एक रोड के पास पहरा दे रहा है, एक दरवाजे के बाहर झांक ताक करके देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है। इसी बीच में मान लो कोई आ गया। अब कोई आ गया, उसने रंगे हाथों चोरी करते हुए देख लिया और इन तीनों ने अपने बचाव में, पहले तो उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि उसे मारना है, वो तो सिर्फ इस इंटेंशन से गए हैं कि हमें चोरी करनी है और चले आना है। लेकिन इस बीच में उनके हाथ से किसी की हत्या हो जाती है। हत्या का इंटेंशन नहीं था, लेकिन उस समय हत्या हो गई और हत्या का सामान्य आशय जो है वो तत्काल विकसित हुआ, जैसा पॉइंट नंबर 4 बताता है। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि सामान्य आशय को समय के बिंदु में कार्य कारित करने के पूर्व विद्यमान होना चाहिए किंतु कभी कभी सामान्य आशय तत्काल विकसित हो जाती है। चोरी करने गए थे, किसी की हत्या करके चले आए, तो यह सामान्य आशय तत्काल विकसित हुई। इससे संबंधित आप केस देख लेंगे। श्यामल घोष बनाम बंगाल राज्य, इसको आप नोट कर लेंगे। नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और लल्लन राय बनाम बिहार राज्य। धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये इम्पॉर्टेंट केस है और यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और मूल धारा सृजित नहीं करता। इस बात को गिरिजा शंकर बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2004 में प्रतिपादित किया गया था। धारा 34 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसमें हमें 2 और शब्द निकल के आते हैं, प्रयोज्यता और अप्रयोज्यता। यदि सामान्य आशय साबित किया जाता है किंतु कोई प्रत्यक्ष कार्य अधिरोपित नहीं किया जाता है, जैसे सामान्य आशय था लेकिन कार्य नहीं हुआ, तो यह धारा लागू की जाएगी। किंतु अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित की जाती है और सामान्य आशय का अभाव है तो यह धारा नहीं लागू की जाएगी। और इसे निर्णित करने वाला वाद है सुरेश सखाराम नंगारे बनाम महाराष्ट्र राज्य। सामान्य आशय का अनुमान। सामान्य आशय का अनुमान केवल व्यक्तियों के साबित तथ्यों से, उद्भव परिस्थितियों से और साबित परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं तब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। सामान्य आशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला इसमें एक केस है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर या बनाम सम्राट। इस वाद में अपीलार्थी पर कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक पोस्टमास्टर की हत्या का आरोप था। इसे पोस्टमास्टर केस भी कहा जाता है, पोस्टमास्टर जनरल का केस भी कहा जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर को आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसमें क्या था कि पोस्टमास्टर की हत्या का आरोप था
जब पोस्ट मास्टर पर गोली चलाई गई थी तो अपीलार्थी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। अपीलार्थी कौन? ये वीरेंद्र कुमार घोष। इस मामले में यद्यपि गोली एक व्यक्ति ने चलाई थी, परंतु सामान्य आशय के आधार पर उत्तरदायित्व सभी व्यक्तियों को ठहराया गया। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं या प्रतीक्षा करते हैं, तथा आपराधिक कृत्य आपराधिक आचरण की एकता है। समझ पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार एक अन्य केस है कल्लू शिवराम बनाम राज्य, AIR 1980 SC 879। इसमें सबका सामान्य आशय स्थापित कर दिया गया था इस मामले में कि सबने मिलकर मृतक पर हमला किया था। सभी अभियुक्तों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, कल्लू शिवराम बनाम राज्य के मामले में। एक अन्य केस एक अन्य वाद है इससे संबंधित, मांगू खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 20005 SC 1912। मांगू खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 2005 SC 1912। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सामान्य आशय के मामले में यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि कोई चोट विशेष किसी अभियुक्त द्वारा कारित की गई है। एक अन्य केस इससे संबंधित है, अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, AIR 2004 SC 2294 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए प्रत्येक अभियुक्त के प्रकट कार्य ओवर एक्ट का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। किलोरीमल कोंडैयाह उर्फ मलियाट्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2009 1C CSC 134 SC। इस वाद में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धारा 34 के अधीन दायित्व का सार अभियुक्त को उत्तेजित करने वाले सामान्य आशय की विद्यमानता में पाया जाना चाहिए, जिसका परिणाम ऐसे आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य को करने में होता है। तो इस प्रकार से जितनी बातें हमने आज समझी उससे यह स्पष्ट है कि धारा 34 के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि सभी अभियुक्त मिलकर अपने हाथों से ही उस कार्य को करें, बल्कि इतना भर भी है कि वह कार्य सबके सामान्य आशय को पूरा करने में किया गया हो तो वह सामान्य आशय के सिद्धांत के अंतर्गत आपराधिक कार्य माना जाएगा। हमने सामान्य आशय के सिद्धांत को यानी धारा 34 को बहुत डिटेल में आज कवर किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आपने अपना नोट्स भी बहुत अच्छे से बना लिया होगा। और सभी जुडिशियल एग्ज़ाम इंडिया में जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, तो ये सेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही और सेक्शंस भी लेकर हम आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू।